हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों लेट मी चेक, वॉइस क्लियर है मेरी? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, वॉइस मेरी क्लियर है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रेशर, यानी कि बात अब हम करेंगे हाइड्रोस्टैट्स की कि जब लिक्विड रुका हुआ होता है तो क्या होता है। तो हम इसको कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर, द्रव दबाव। ठीक है, द्रव दबाव की हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्या होता है प्रेशर। तो फटाफट से नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें जो हमने बचपन में पढ़ी हैं। प्रेशर यानी कि दबाव क्या होता है? तो दबाव जिसको हम पी कहते हैं, हमें पता है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी एक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है। माना किसी जगह पर बल लग रहा है, तो बल किसी क्षेत्रफल पे लग रहा हो, किसी एरिया पे लग रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है, छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी बात ये है नहीं। चलिए तो बात करें अगर हम प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि अगर मैं बात करूं दबाव क्या होता है, तो दाब भी हम इसको कहते हैं। दाब मतलब बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, आपकी किताबों में यहाँ पर थ्रस्ट लिखा होगा, थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है। प्रणोद जिसे हम कहते हैं, वो एक परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स होता है कि कोई फोर्स अगर 90 डिग्री में लगे तो हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल इसको हम कहते हैं। तो प्रेशर की जो यूनिट बन जाएगी, इकाई बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जैसा कि हम पीछे देख भी चुके हैं। और इसके डायमेंशन यानी कि वी में सूत्र क्या बन जाएंगे? इसके डायमेंशन बन जाएंगे ml-1t-2। ये इसका डायमेंशन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रेशर यहां पर दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक है आपका क्षेत्रफल और एक है आपका बल। यानी कि अगर मैं बात करूं दबाव की, तो दबाव कब बढ़ जाएगा और कब घटेगा, तो ये दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक फोर्स यानी कि बल पर, और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे, यानी कि क्षेत्रफल पर। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर फोर्स बहुत ज्यादा हो, बल बहुत ज्यादा हो, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। बल बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाएगा। पर याद रखना एरिया यहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए। एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर कोई छेड़खानी नहीं करनी। सिमिलरली बात करूं, अगर आपका एरिया यहां पर बढ़ गया तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स हमारा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि बल हमारा कैसा रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली बल घट गया तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया नियत रहना चाहिए, लेकिन अगर क्षेत्रफल घट गया तो दबाव बढ़ जाएगा। इसी कारण क्या होता है, जो हमारे स्कूल के बैग होते हैं उनके स्ट्रैप्स जो होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। रीजन क्या है? जितना ज्यादा एरिया होगा दबाव उतना कंधों पर कम लगेगा और हमें इंजरी या फिर जोर हमारे कंधों पर कम लगेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, छोटी सी ये बात है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? आई होप सभी को छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट, प्रेशर थ्रू अ लिक्विड कॉलम। कई बार ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि मानो एक बंद बर्तन है, एक बंद बर्तन है, इस बर्तन के अंदर क्या रखा है? पानी रखा है। ठीक है, पानी ही हम ले रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल में हमारे पास पानी ही होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में हम पानी में देखते हैं ना। पानी हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है? जिनके अंदर बहने की क्षमता होती है, प्रवाह करने की क्षमता होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपका गैस हो, लिक्विड कोई भी हो, तरल कोई हो, गैस कोई भी हो। मान लो ये H
इसकी ऊंचाई है या फिर h इसको डुबाया गया, h डेप्थ पे से डुबाया गया। इस पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा? तो इस पे लगने वाला, इस कॉलम पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी हाइट के। जितना ज्यादा ये इसके अंदर डुबाया जाएगा उतना ज्यादा इस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगता जाएगा, जितना ज्यादा आप इसको इसके अंदर डुबाओगे। यानी कि अगर मैं कहूं फॉर एन एग्जांपल कि एक समुद्र है, ऐसे ही समझ लो, और एक लड़का यहां तैर रहा है इस ए बिंदु पर, और एक लड़का यहां तैर रहा है इस बी बिंदु पर, इस बी बिंदु पर। तो किस पे ज्यादा दबाव लगेगा? तो आप कहोगे जो ज्यादा डेप्थ में है उस पे ज्यादा दबाव लगेगा। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। क्या कह रहे हैं? प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जितना ज्यादा आप इसको डुबाओगे उतना ज्यादा दबाव इस पे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि कितना इस पे दबाव लगेगा, तो इस पे दबाव लगेगा रो जी एच। अब आप बोलेंगे रो क्या है? तो रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भाई मान लो इस तरल के अंदर पानी है तो पानी का घनत्व, अगर यहाँ पर ये जो तरल है, ये इस डब्बे के अंदर जो तरल है वो पानी है तो पानी का घनत्व लगाओगे, डेंसिटी ऑफ वाटर लगाओगे। इसके अंदर तेल भर दूं तो तेल का, यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि तरल का घनत्व, तरल का घनत्व। वहीं पर बात करूं जी की, तो जी यहां पर क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। त्वरण हम किसको कह लेते हैं? जिसका मान 9.8 होता है। और h का मतलब है डेप्थ। आप समझ लो कि कितनी गहराई पर हमने इसे डुबाया है, ये यहां पर है। तो जितना ज्यादा आप इसको नीचे 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 लेके जाओगे उतना ज्यादा इस पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये कहता है लिक्विड कॉलम का फंडा। ठीक है। तो अगर गलती से आपको बोला कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, हो सकता है रिटर्न फॉर्म में, हो सकता है डायग्रामेटिक फॉर्म में हो। बोल दे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, नाम है ए, नाम है बी, नाम है सी। बोलेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट बताओ, सही पे टिक लगाओ, सही बताएं, सही। तो सबसे पहला जैसे मान लो आपको दे दिया प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सी। दूसरा ऑप्शन दे दिया प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज स्मॉलर देन प्रेशर एट सी। तीसरा ऑप्शन दे दिया प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। चौथा ऑप्शन दे दिया प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी ग्रेटर देन प्रेशर देन सी। चार ऑप्शन हमें इस तरीके से दे दिए। तो हमसे पूछा इसमें कौन सा सही है। तो देखिए ये एक ही सेम लाइन में है, सेम गहराई में। तो जितना ए का प्रेशर है, जितना ए का प्रेशर है उतना ही बी पे भी प्रेशर है, क्योंकि ये सेम गहराई में, दोनों समान गहराइयों में। गहराई बढ़ाओगे दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन इसका प्रेशर कम होगा क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो कहाँ है? एकदम सरफेस पे है, और सरफेस पे प्रेशर कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी मींस, डेंसिटी का मतलब होता है कितने घना, कितना कॉम्पैक्ट पार्टिकल है, कितने पास पास पार्टिकल है। सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन, या मैं कह सकता हूं एकांक आयतन पर कितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। मतलब डेंसिटी हो गई आपकी कि कितना द्रव्यमान कितने आयतन पर आपने फैलाया है या कितना आयतन पर रखा है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए इसकी यूनिट लिख लें, इकाई लिख लें। तो इकाई बन जाएगी इसकी मास केजी, वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर का क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इसकी इकाई।
डायमेंशन की बात करूं विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा m मास के लिए अपॉन l का क्यूब, यानी कि m l-3 t0 या ml-3 भी हम इसको कह सकते हैं। ये इसका विमीय सूत्र है। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, नोट। आपको कई बार ये क्वेश्चन फंसाएगा, 1 केजी प्रति मीटर क्यूब के अंदर कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 1 केजी हमें लगेगा 1000, इसका आंसर है, गड़बड़ हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि केजी है तो 1000 होता है, पर नीचे बीच बैठा मीटर क्यूब भी हमारा काम खराब करेगा। 1 केजी का मतलब होता है 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर। भाई अगर मैं कायदे से इसको तोड़ू, कायदे में इसको तोड़ू तो ये बनेगा 1 किलो बटा 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर। चलिए सर, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम, ठीक है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लिखूं 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, तो इसका मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर ये वाले, फिर गुणा, फिर 100 सेंटीमीटर इसके लिए भी और 100 सेंटीमीटर इसके लिए भी, यानी कि 1 मीटर का क्यूब जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसको यहां लगा देते हैं 10 की घात 6, क्योंकि मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर का क्यूब। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो आप देखेंगे 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर 1 बटा 10 की घात 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर 10 की घात -3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने केजी पर मीटर क्यूब। तो ध्यान से यहां देखें, ये 10 की घात 3 ऊपर चला गया, हाँ बिल्कुल, तो बन जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब ऑप्शन में ये दिया होगा कि यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, पहला केजी पर मीटर क्यूब, और दूसरा दे रखा होगा 1000 ग्राम, सॉरी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरा दे रखा होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम इसे टिक लगा देंगे, 1000 पे ध्यान नहीं देंगे, ये दोनों सेम ही तो हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों आंसर हमारे एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रण का घनत्व। माना यहां पर हमें 2 मिश्रण दे रखे हैं, इसका द्रव्यमान m1 और इसका घनत्व ρ1। इसका सेम वॉल्यूम का एक और हमें क्या दे दिया, क्या दे दिया, वॉल्यूम सेम है। कैसे हैं, समान वॉल्यूम के हैं, समान आयतन के हैं। मान लो 250 ml तेल 250 ml पानी साथ मिला देते हैं, तो उस पानी और तेल का क्या घनत्व होगा, इस तरीके से हमें समझना है। मानो यहां पर आपको बोला है, ऐसे समझ लो, चलो मैं इसको थोड़ा सा पूरा थोड़ा थ्योरी के साथ बता देता हूं। इफ a liquid of density ρ1 and another liquid of same volume but having density ρ2 are mixed together, then the density of mixture is, क्या कह रहा है, यदि ρ1 घनत्व का एक तरल और समान आयतन का दूसरा तरल, समान आयतन
का दूसरा तरल जिसका घनत्व ρ2 है मिला दिए जाते हैं, मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा। हमसे मिश्रण का घनत्व पूछा है, मिश्रण का घनत्व, ठीक है। ऐसे कि मान लो V वॉल्यूम ये है, ρ1 इसकी डेंसिटी है, आयतन इसका भी 250 ml है। दूसरा एक और लिक्विड है, ρ2 इसका घनत्व है, आयतन इसका V है। अपने से पूछा है दोनों को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया, इसका घनत्व क्या होगा, इस मिक्सचर का घनत्व क्या होगा, मिक्स जब हमने इसे कर दिया, इसका घनत्व पूछा है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि जब 2, 3 पानी, 4 पानी को मिलाया जा रहा है, अब कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो कि पानी का द्रव्यमान समान है, या फिर एक लिक्विड, 2 लिक्विड, 3 लिक्विड मिलाए जा रहे हैं, इनका द्रव्यमान समान है, या एक लिक्विड, 2 लिक्विड, 3 लिक्विड को इनको मिलाया जा रहा है, इनका आयतन समान है, वॉल्यूम सेम है, क्या किया जाए, कुछ मत करना। मिक्सचर में देखो सिंपल फॉर्मूला लगाना कि भाई अगर यहाँ पर मिक्सचर लिखूंगा, अगर मैं डेंसिटी लिखूंगा मिक्सचर की, तो यहाँ पे सीधी सी बात आएगा टोटल। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऊपर लिखेंगे हम टोटल मास, बस इतना याद रखना, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, खत्म, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट जिसे पता है वो नहीं फंसेगा इस क्वेश्चन में। मिक्सचर के केस में जब मिश्रण बनाएंगे तो कुल ही तो लेंगे, पानी प्लस तेल मिला दिया, तो मान लो अगर 250 ml पानी है तो उसका कुछ द्रव्यमान तो होगा। मान लो 250 ml पानी मोटा मोटा मान लेता हूँ 100 ग्राम का है, मान लेते हैं 250 ml पानी 100 ग्राम का है। वहीं पे 250 ml तेल मान लो 50 ग्राम में। जब हम दोनों को मिला देंगे तो टोटल तो 500 ml बनेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऐड हो जाता है, और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 ग्राम और 50 ग्राम 150 ग्राम, तो बनेगा तो यही टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। यानी कि जो ये मिश्रण आया, मिश्रण के लिए हम क्या कह सकते हैं, कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन। अब हमें तो सर द्रव्यमान दिया नहीं, तो मान लेते हैं भाई इसका घनत्व दिया, इसका आयतन दिया, हाँ, तो इसका द्रव्यमान कैसे निकलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, इसका द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, कर सकते हैं ना। तो ρ1v प्लस ρ2v, हमारे पास किसका मान आ गया, द्रव्यमान का। तो रो मिक्स आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2, और पहले वाले का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम, तो बन जाएगा ρ1v प्लस ρ2v अपॉन में 2v। तो रो मिक्स का निकालना है, v कॉमन ले लो, ρ1 प्लस ρ2 होल डिवाइडेड बाय 2v, v से v कट गया तो यह आ जाएगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन में 2। तो मिक्सचर यानी कि मिश्रण का अगर आपको क्या निकालना है, घनत्व निकालना है, तो निकलेगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन में, सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में कहे इसका घनत्व 4 है, मान लो इसका 6 है, बोलेगा आयतन समान है, बताओ जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, तो कुछ मत करना, दोनों जोड़ना, 6 और 4 10 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा। 3 होंगे, 6 4 मान लो एक और दे रखा 3, तो 6 4 10 और प्लस 3 13, 13 डिवाइड बाय 3 कर देना। क्यों, क्योंकि नीचे भी तो v प्लस वी आएगा, कुछ नहीं करना। तो 3 आए 4 आए, बहुत आसान है, सारे घनत्व जोड़ दो, डिवाइड बाय जितनी बार बोल रखा है उससे डिवाइड कर दो। कब, जब आयतन समान हो। कब, जब आयतन समान हो। सर अगर द्रव्यमान समान हो तब क्या हो, देखो घनत्व समान नहीं बोलेगा, घनत्व कभी भी समान नहीं बोलेगा, आपको अलग अलग घनत्व को बोलेगा मिला दिया गया है। सेकंड, अब इसको सीधे और कंसेप्ट करते हैं। मान लो इसका मास था m1, मतलब इसका मास m और इसकी डेंसिटी थी v, उसने बोला सेम मास है, दोनों सेम मास पे रखे गए हैं, ρ2 मासेज आर सेम, भाई इसका जितना मास है m तो उतना इसका मास भी है m। अब आयतन अलग अलग, आयतन अलग अलग, वॉल्यूम बिल्कुल अलग अलग, लेकिन मास सेम है। क्या है यहाँ पर, मास सेम, 100 ग्राम पानी 100 ग्राम तेल, अलग अलग वॉल्यूम होगा, अलग अलग घनत्व है, डेंसिटी भी अलग अलग होगी।
तो मास यहां पर द्रव्यमान समान है, ना कि आयतन। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर अब इन दोनों को, इस ए कंटेनर को और इस बी कंटेनर को एक तीसरे कंटेनर में पलट दिया। हमसे डेंसिटी मिक्सचर की पूछी है कि मिश्रण का घनत्व क्या होगा। तो मिश्रण का घनत्व निकालने के लिए मैंने बताया टोटल मास लिखो, टोटल वॉल्यूम कर लो, कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन, है ना। द्रव्यमान क्या आएगा, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m था तो m प्लस m, कोई दिक्कत नहीं, दे रखा हो ना रखा हो अभी तो m रखते हैं। कुल आयतन कैसे निकाला जाए, आयतन मेन है, आयतन कैसे निकाला जाए। तो मान लेता हूं इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है, मान लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2। अब ना हमें द्रव्यमान दिया होगा ना हमें आयतन दिए होंगे, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सिंपल, v1 प्लस v2 यहां पर हम लिखेंगे और यहां आ जाएगा mm, तो ये बन जाएगा 2m, क्योंकि समान द्रव्यमान है, अपॉन v1 प्लस v2, 2m प्लस अपॉन में v1 प्लस v2। अगर m देखा जाए तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। चलिए सबसे पहले v1 निकालते हैं। v1 का मान क्या होगा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है भाई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी बना सकते हैं। तो वॉल्यूम 1 मास m ही रहेगा, डेंसिटी 1, यानी कि v1 की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पर, सिखा रहा हूं ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ना कैसे भी बन जाता है। v1 का तरीका क्या बन जाएगा, m अपॉन रो 1, m बटा रो 1 प्लस सेम टू सेम v2 निकालें तो v2 बराबर द्रव्यमान m बटा घनत्व रो 2, तो v2 की जगह आ जाएगा m अपॉन रो 2। रो मिक्सचर की निकालनी है, मिश्रण की, 2m ऐसी रहेगा, इसमें से m कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2, m से m कट गया। रो मिक्सचर का निकालना है, मिश्रण का, तो 2 ऐसी रहेगा, एलसीएम ले लें तो रो 1 रो 2, यहां पर आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास मिक्सचर के घनत्व आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। आपने ऐसे कुछ फॉर्मूले एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल के दौरान पढ़े होंगे। तो आपको याद रखना है, जब मास सेम है, द्रव्यमान समान है, आयतन तो अलग होगा ही, घनत्व अलग होगा ही, तो हमारे पास मिक्सचर यानी कि जो मिश्रण का घनत्व बन जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। और अगर आयतन समान है, आयतन समान है, वॉल्यूम सेम है, तो बन जाएगा रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। ठीक, ये छोटी छोटी बात आपको याद रखनी है। आई होप ये क्लियर को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, पास्कल लॉ बहुत आसान है। इन एन एनक्लोज्ड container the pressure transmitted equally in all direction। किसी बंद बर्तन में या किसी बंद क्लोज कंटेनर आपने रखा है, तरल या द्रव पर लगाया गया दबाव बराबर वितरित
होता है प्रत्येक दिशा में, हर एक डायरेक्शन में होता है प्रत्येक दिशा में, यानी कि इक्वली ट्रांसमिट होगा। मान लो यहां पर ये एक बर्तन है विच इज एंटायरली क्लोज्ड, ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगा दिया जिस पिस्टन को मूव कर सकता है, इसके अंदर मैंने लिक्विड रख दिया। अब मैंने इसे दबाया, इस लिक्विड को यानी कि इस पिस्टन को मैंने दबाना शुरू किया, तो ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेगा नीचे की तरफ। जितना प्रेशर ये नीचे लगाएगा उतना ही इस दीवारों पर भी लगाएगा, उतना ही इधर की तरफ भी लगाएगा, उतना ही ऊपर इस पिस्टन के पर भी लगाएगा। यानी कि प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हर एक डायरेक्शन में, प्रेशर हर जगह समान होता है। अगर मैं बात करूं कि मैंने एक कंटेनर के अंदर मान लो एक छोटा सा ये एक ऐसे बर्तन रख दिया, ठीक है, और इसको एनक्लोज किया है, एनक्लोज कंटेनर है, बंद कंटेनर है, और इसको प्रेशर अप्लाई किया, तो ये है ए कोना, ये है बी कोना, और मैंने इसको क्या किया, इस पिस्टन से इस पानी को, तरल को दबाना शुरू किया, तो जो प्रेशर यहां पर लगेगा P1 वही प्रेशर P2 यहां पर भी लगेगा, यानी कि P1 बराबर P2, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज पास्कल लॉ कि जितना भी लिक्विड में प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक डायरेक्शन में, हर एक दिशा में बराबर लगेगा, P1 बराबर P2। अब इसके ऊपर क्या काम करती है, इसके ऊपर करती है, इसकी एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। इसका एक अनुप्रयोग है, किसका, पास्कल लॉ का अनुप्रयोग है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे हमारे डिस्क ब्रेक होते हैं कार में, बाइक में, वैसे क्या होता है, लिफ्ट भी ऐसी काम करती है। दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिफ्ट पे क्वेश्चन बनता है, ब्रेक पे तो ऐसा क्वेश्चन बनते नहीं, बट फिर भी मैं लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूं। लिफ्ट, मान लो दोस्तों कि एक ये बड़ा सा पिस्टन है, मान लो ये छोटा पिस्टन है, और यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा कंटेनर रख के, बड़ा सा कंटेनर रखा है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या रखा है, कोई हाइड्रोल है। हाइड्रोल मतलब कोई भी लिक्विड है, XYZ, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है। हाइड्रोलिक में बेसिकली हम पानी का यूज करते हैं, बट रख सकते हैं। जैसे हमारे डिस्क ब्रेक्स में होता है, तो उसके अंदर हम बेसिकली क्या रखते हैं, ब्रेक्स होता है डिस्क में, तो उसमें हम ऑयल डालते हैं। हाइड्रोल है तो हाइड्रोलिक में हम कह सकते हैं पानी है, तो मान लो इसके अंदर यहां पर हमने एक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखो साफ पता लग रहा है, ये कोना X है, ये कोना Y है, और यहां पर एक पिस्टन है, अरे छोड़ो, यहां पर एक कार है मान लो, इस कार को उठाना है, लिफ्ट से उठाना है, यहां पर भी एक पिस्टन लगा है। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, देखो कितना सारा एरिया है, क्षेत्रफल काफी है, A2 एरिया है, क्षेत्रफल काफी है। ये पॉइंट नोट रखेंगे कि A2 इज ग्रेटर देन A1, जो क्षेत्रफल 2 है, यानी कि क्षेत्रफल 2, एरिया 2 है, वो A1 से बड़ा है। मानो दोस्तों आपने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया P1, कितना दबाव लगाया P1, तो ये जो प्रेशर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंटेनर में भी लगेगा, नीचे भी लगेगा भाई, और उतना ही प्रेशर यहां पर भी लगेगा। लेकिन मान लो यहां पर प्रेशर लगा, दबाव लगा P2 है ना, यहां पर जो फोर्स लग रहा था, बल लग रहा था, वो लग रहा था F1, और यहां पर जो बल लगा वो कितना लगा, F2, यहां पर बल लगा F2। अगर मैं बात करूं कि पास्कल लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, देखो एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है, हाँ है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल नियम अनुसार, पास्कल के नियम अनुसार अगर मैं कहूं यहां से प्रेशर P1 लग रहा था, यहां प्रेशर P2, यहां का जो प्रेशर है वही तो P2 के बराबर होगा, यानी कि प्रेशर एट X विल बी इक्वल टू प्रेशर एट Y। क्यों सर, क्योंकि पास्कल ने कहा था जितना प्रेशर, जितना दबाव इस कोने में लगेगा उतना ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां पर भी लगेगा। दबाव
दोनों तरफ बराबर। अगर दबाव बराबर तो सर अगर मैं यहां से प्रेशर निकालूं तो प्रेशर यानी कि दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और यहां से दबाव निकालू प्रेशर निकालू तो वो भी होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और इस P1 P2 को मैं यहां रख दूं तो निकलेगा F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। क्या मैं यहां से F2 कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F2 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास A2 अपॉन A1 A2 अपॉन A1 इंटू F1। नोट रखना याद, ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में बन जाते हैं कि फोर्स निकालो। छोटी छोटी चीजें पर ध्यान में रखने वाली चीजें ये है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सा टॉपिक आपको और चमकेगा आपके एग्जाम के या सिलेबस में या आपके बुक में, जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें डेंसिटी को मेजर करना है। क्या करना है, डेंसिटी को हमें किसी चीज की तुलना, जैसे पेन है ना मेरे हाथ में, अब इसको तुलना करना है, ये पानी में डूब जाएगा, तैरेगा, ये क्या करेगा? तो मेरे को कैसे पता लगेगा? हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि भाई जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज डूब जाती है, जिसकी कम होती है तैर जाती है, जिसकी थोड़ी थोड़ी बराबर हो हल्का सा सरफेस के नीचे तैरती है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन हम इसे कहते हैं। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या कहती है, विशिष्ट ऊष्मा जो गुरुत्व हमें क्या कहता है, विशिष्ट गुरुत्व हमें कहता है, रिलेटिव डेंसिटी हमें कहते हैं कि हमें ना चीजों को कंपेयर करना है। रिलेटिव का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी रिलेटिव वर्ड आए, चाहे वो अभी पढ़ा रहा हूं चाहे इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में बोलूं, रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, वो कंपेयर ही करता है, तुलना ही करता है। तो ऐसे समझना, सापेक्ष जब भी आएगा तो तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? पानी के घनत्व से। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो बहुत आसान है कि डेंसिटी ले लो किसी सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हम अगर इसको बहुत डिटेल में देखें तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस में। क्यों सर? क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस में वो मैक्सिमम होता है। कितना? 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसलिए हम वाटर से कंपेयर करते हैं। अब किसी भी चीज को पानी के क्या करेंगे? कंपेयर। यानी कि हमारा सापेक्ष घनत्व का सूत्र होता है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, सापेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे पानी का 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व। अब सर यही बन सकता है? फॉर्मूले तो बहुत सारे बना सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी में। कैसे? देखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यही फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी इकाई की बात नहीं, नो यूनिट, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं, कोई डायमेंशन, नो डायमेंशन, कोई विमीय सूत्र नहीं, विमाहीन राशि या बोल सकते हैं कोई इकाई नहीं। चलिए आगे इस पे थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अब देखिए जरा एक छोटी सी बात, मान लो ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, मास ऑफ सब्सटेंस, वस्तु के लिए मैं सब्सटेंस ले रहा हूं, पदार्थ ले रहा हूं, जिसका आयतन v है, समान आयतन, उतना ही मैंने पानी लिया। आयतन हो सकता है ना कि इस वस्तु का आयतन और इस पानी का आयतन बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, पानी का आयतन वो,
मास कितना है पानी का, H2O। क्या मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं, हाँ सर लगाते हैं, चलिए लगाते हैं। देखो ms का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान, सब्सटेंस का मास, V का मतलब वॉल्यूम, MH2O का मतलब है पानी का द्रव्यमान, 1 किलो 2 किलो 3 किलो पानी हो सकता है, वॉल्यूम है उसका मान लो 1 लीटर, तो दोनों दोनों 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने नाप लिया, 1 डेसीमीटर क्यूब में नाप लिया, 1 लीटर लीटर में ले लिए, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मुझसे कोई बोले कि सर रिलेटिव डेंसिटी निकालो, क्या निकालो, रिलेटिव डेंसिटी, तो मैं क्या कहूंगा, मास ऑफ सब्सटेंस, देखो डेंसिटी कैसे निकलेगी, अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बटे आयतन, बटा बटा बटा, पानी के लिए क्या लेंगे, पानी का द्रव्यमान बटा समान आयतन, पानी से पानी उड़ लिया, मतलब वॉल्यूम से वॉल्यूम उड़ लिया, और बचेगा सापेक्ष घनत्व का सूत्र, वस्तु का द्रव्यमान बटे पानी का द्रव्यमान। ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 2 द्रव्यमान दे दिए और तब पूछ ले समान आयतन पे। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, अगर मैं इसे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे भी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूं तो मास इंटू ग्रेविटी वेट बन जाता है, तो हो सकता है 2 वस्तुओं का क्या दे दे, वजन दे दे, भार दे दे, और तब आपसे सापेक्ष घनत्व पूछ ले, तो मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बियॉन्ड फोर्स की। अच्छा एक चीज नोट डाल लो, मान लो किसी वस्तु का अगर रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है किसी पानी के कंपैरिजन, वस्तु का घनत्व पानी की तुलना ज्यादा है, तो यहां पर आप देखोगे रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 जाएगी, ऊपर वाला बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 100/10, 10 1 से बड़ा, 10/9.9 1 से बड़ा, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व 1 से बड़ा गया। बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, वस्तु डूब जाएगी। मान लो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, बॉडी विल फ्लोट, वस्तु तैरेगी। बताऊंगा इसका डायग्राम कैसे तैरेगी, वो भी बताता हूं मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। तीसरा केस, वस्तु का द्रव्यमान पानी के वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी किसके आगे जाएगी, 1 के बराबर, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ, बिलो द सरफेस वाटर, वस्तु पानी की सतह से बस थोड़ा सा नीचे तैरेगी। अरे ऐसे इमेजिन कर लो, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, मान लो एक बर्तन है, इसमें एक वस्तु को डुबा दिया, भारी है तो वस्तु मिलेगी एथ है, यहां मिलेगा, डूब जाएगी भाई वो। अगर यहाँ पर एक बर्तन है और वस्तु को ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर वस्तु पता क्या करेगी, वस्तु तैरेगी तैरेगी तैरेगी, वस्तु यहाँ तैरेगी पानी से ऊपर की तरफ, मतलब सतह पे ऊपर तैरेगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ऐसे ये पानी है, वस्तु यहाँ तैरेगी एकदम सतह से नीचे, ये सतह से नीचे यहाँ तैरेगी वस्तु, मतलब उसके ऊपर थोड़ा पानी होगा लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे ये तैरेगी। चलिए बात करते हैं बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको हम FU नाम से बोलेंगे। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप पानी में जाएंगे तो आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा पानी के अंदर, क्योंकि पानी आपको क्या कर रहा है, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो वही फोर्स बियॉन्ड फोर्स होता है। इसी को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपथ्रस्ट, चाहे बियॉन्ड फोर्स कहो अपथ्रस्ट कहो, अपथ्रस्ट यानी कि प्रणोद, वैसे हम इसे उत्प्लावन बल के नाम से ही जानेंगे।
So when a body partially emerge in a liquid, वो आधा तौर पे जाए चाहे पूरा जाए, ठीक है, in a liquid, it experience loss in weight due to it experiences loss in weight due to an upward force exerted by liquid on it. क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु किसी तरल में डूब जाए तो उस वस्तु के वेट में कमी आती है, भार में कमी आती है, क्योंकि उस पर तरल से ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना, ऊपर की ओर एक बल लगता है। मान लो ये एक वस्तु है, नीचे की तरफ इसका वजन लग रहा है, वजन हमेशा नीचे लगता है, आपको पता ही है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इस पे अपथ्रस्ट। तो लेट माना W इसका वेट है एयर में, W इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर, यानी कि वायु में वस्तु का भार। मान लो मैं 70 न्यूटन का हूं भार, 70 किलो का हूं भार, जी से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन आ जाएगा। मैं पानी में गया, मैं 65 का हो गया, तो 5 का अंतर आया ना, केजी में देखो अंतर नहीं आएगा, वैसे केजी सेम रहेंगे, मासेस सेम रहता है, न्यूटन में बात करते हैं क्योंकि वेट की बात हो रही है। मैं 70 न्यूटन का हूं हवा में, मैं पानी में गया, मैं 65 न्यूटन का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 5 न्यूटन का मुझे क्या लग रहा था, एक बल लग रहा था जो मेरे वजन को घटा देगा। सो डब्ल्यू माना वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वायु में वस्तु का भार, और डब्ल्यू या मैं कहूं FU है हमारे पास अपथ्रस्ट। क्या है? अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स, हम इसको कह लो बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल मान लो। तो मुझे आप ये बताएं कि पानी में वजन कितना हो जाएगा, वेट इन लिक्विड कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर वायु में जितना वजन था उसमें से अपथ्रस्ट घटा लो, यानी कि तरल में भार कितना आएगा, तरल में भार कितना आएगा, जो भी मेरा वायु में वजन है उसमें से उत्प्लावन बल घटा लो। तो ये तो तब का केस है, जैसे 70 न्यूटन ये है, 5 न्यूटन मुझे दे दे तो मेरा पानी के अंदर का भार आ जाएगा। ध्यान से समझना, अगर मुझे यहीं से भैया कोर कॉन्सेप्ट आएगा आर्किमिडीज सिद्धांत का। ध्यान से मेरी बात समझना, नोट, अगर मुझे वेट इन एयर दे दे, वेट इन एयर मिल जाए, यानी कि वायु में भार मिल जाए, वो है जो कि मैंने माना W। FU क्या है? अपथ्रस्ट है या बियॉन्ड फोर्स, मैं इसको कह लूं बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल हम इसको कह लें। तो वेट इन लिक्विड को हम कहते हैं अपेरेंट वेट। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन में अपेरेंट वेट आएगा, अपेरेंट वेट, अस्पष्ट भार। ये मेरा वास्तविक भार थोड़ी है, अस्पष्ट ही तो है, अस्पष्ट भार। तो वेट इन लिक्विड वो कैसे दिखला जाएगा? अगर मैं वेट इन लिक्विड पे अपथ्रस्ट जोड़ दूं, यानी कि उत्प्लावन बल जोड़ दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, वास्तविक भार बन जाएगा।
और अगर मुझे अपथ्रस्ट निकालना है, जरा ध्यान से समझना, तो मैं क्या करूं, मेरे वास्तविक भार, मानो मैं हवा में हूं, पानी में हूं, अभी मैं हवा में हूं और हवा में मैं 70 न्यूटन का हूं, पानी में जाके मैं 65 का हो जाता हूं। माना मैं एक मशीन पे चढ़ा और मशीन ने अभी गिना 70 न्यूटन कि आप 70 न्यूटन के हो। अब यही मशीन मैं पानी में लेके चला गया और मैं पानी में अब मशीन में खड़ा हो गया, तो जैसे ही मैं पानी में खड़ा हुआ तो मेरा वेट आया 65 न्यूटन। तो भाई कितना कम हो गया, 5। जो कम हुआ वही तो अपथ्रस्ट है, वेट माइनस वेट इन लिक्विड। यही तो करोगे, ओरिजिनल भार में से क्या घटा दोगे, पानी का भार घटा दोगे, अपथ्रस्ट आ जाएगा। ये तो एक तरीका है कि अगर मुझे ये दो चीज पता हो। पर सर अगर मुझे ये भी ना पता हो तो क्या हो? सर अगर ये चीज भी ना पता हो, मुझे सिर्फ एक चीज पता है, मेरा वेट है W, दैट्स इट। अब मुझे पानी में डाल दिया, अब अपथ्रस्ट कैसे निकालोगे? तो दोस्तों अपथ्रस्ट निकालने का एक दूसरा तरीका होता है, इसको कहते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? ये कैलकुलेट कह रहा है अपथ्रस्ट कैसे निकालोगे। भाई आपको, मुझे मेरा वजन पता है, अब मैं उस पानी में जाके कितना जाऊंगा, कैसे बताओगे? तो दोस्तों इमेजिन करो, वही कहानी, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, है ना? एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़। कंकड़ जब इस घड़े में डाले तो उन कंकड़ ने क्या किया, पानी का लेवल बढ़ा दिया, अप कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई पानी एक है क्या, पानी एक क्या है, तो एटम से मिलकर बना है। मान लो दोस्तों यहां पर अभी इमेजिन करो पानी है, यहां पानी है, पूरा पानी है, हवा है ना, हवा तो दिख रही नहीं है, क्या हवा है, चलो। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे आ गया तो मैंने उन सारी हवा के कणों को हटा दिया और उसकी जगह मैंने ले ली। मेरे अंदर थोड़ी हवा, यहाँ सर के अंदर मेरा हवा थोड़ी है, अब तो मैंने ले ली ना वो जगह हवा की। यानी कि पहले यहाँ पे हटा तो क्या रहा होगा, पूरी हवा रही होगी, एयर। लेकिन अब मैं आ गया तो मैंने उन हवा की जगह ले ली, यानी कि वो हवा के मॉलिक्यूल इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं हटे होंगे। तभी तो आप देखो कि किसी के बगल में एकदम स्पीड में जाओगे तो उसको हल्की सी हवा आएगी। क्यों? क्योंकि ये हवा उसकी तरफ शिफ्ट हुई है, ये हवा उसकी तरफ शिफ्ट हुई है। अगर आप उसके बगल से देखो, यूं अगर मैं यूं एकदम से आ जाऊं तो आपको हल्की सी हवा आएगी, मैं आपके हाथ ऐसे कर दूं तो आपको हल्का हवा आएगी। क्यों आएगी हवा? क्योंकि यहाँ पे एयर थे, अभी मस्त एयर घूम रही, मैं आया तो मैंने क्या किया, इस हवा की जगह अपने हाथ को दे दी और जितनी जगह मेरे हाथ ने घेरी उतने हवा के कण इधर उधर चले गए। सेम चीज क्या हुआ यहां पर भी हुआ। भाई अगर मैं इस पानी के अंदर किसी वस्तु को डुबा दूं तो इस वस्तु ने उतने पानी की जगह ले ली, यानी कि जितना आयतन इस वस्तु का था उतना आयतन क्या हो गया, उस पानी का ऊपर की तरफ हो गया शिफ्ट। क्या हो गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। जितना आयतन इसका था वो उतना शिफ्ट हो गया। मान लो मैंने एक यूरे का कैन यहाँ पे लगाया हुआ है और वो सारा पानी ओवरफ्लो के इस पे भर दिया, ये पानी सारा का सारा गिर के कहां गया, यहां गया। क्योंकि इस बॉल ने तो जगह ले ली भाई, इस बॉल ने तो उतनी पानी की जगह ले ली, यानी कि जितनी जगह, जगह घेरने को आयतन कहता है, जितना आयतन इसका था उतना आयतन बाहर भी चला गया। अब हमने क्या किया, इस पानी को उठाया, अभी सुनना ध्यान से, वजन नहीं, इस पानी को उठाया और इस पानी का बाहर निकाला। इस पानी का तो बाहर निकाल सकते हैं, इस लिक्विड का तो बाहर निकाल सकते हैं, इस पानी का लिक्विड निकाल बाहर निकाला, वेट निकाला। और जब मैंने वेट निकाला कौन से लिक्विड का, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो विस्थापित तरल है, विस्थापित तरल का मैंने बाहर निकाला, तो वो बाहर निकला दोस्तों अपथ्रस्ट के बराबर, वो है अपथ्रस्ट के बराबर। मैंने एक बॉल इसमें डाली, इस बॉल ने कुछ जगह घेरी, जगह घेरने के बाद वो पानी इस पे बाहर आ गया। इस पानी का मैंने भार नापा, अरे ये जितना भार है, भार क्या होता है, वजन होता है, वजन क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स होता है, तो वही अपथ्रस्ट है। यानी कि इस पानी का वजन जो होगा वही लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट के। अपथ्रस्ट निकालने का तरीका दिया था आर्किमिडीज। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन अ बॉडी, अब देखो दोस्तों ये तो सीधी सीधी बात है, तो सीधी गणना पर आधारित है कि जब आप कम बॉडी को डालोगे तो कम पानी जाएगा, जब पूरा,
मानो ये बॉल पूरी नहीं डाली सर, आधी डाली है, तो भाई जितना इसने जगह घेरी उतना ही तो पानी डिस्प्लेस होगा, उतना ही बल लगेगा। इसका मतलब ये कि जब आप पूरा अंदर जाएंगे तो आपको ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, जब पूरी बॉडी इमर्ज होगी अंदर की तरफ तो ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा। भाई जब आप पूरा डूबोगे अंदर तो आपको ज्यादा बल लगेगा, क्यों? तब आपने पानी ज्यादा घेरा है तो अपथ्रस्ट आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला कि यदि कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से यानी कि एंटायरली और होली, मतलब पार्शियली और होली इमर्ज होती किसी लिक्विड में, किसी तरल में पूर्णता रूप से डूबी हुई है या आंशिक रूप से डूबी हुई है, तो उसके द्वारा जितना भी पानी, अब आधा डालोगे तो आधा पानी विस्थापित होगा, पूरा डालोगे तो पूरा होगा, तो उसके द्वारा विस्थापित पानी जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका आप बाहर निकालो, उस तरल का आप बाहर निकालो, वेट निकालो, वो किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट के बराबर। तो क्या कहा? व्हेन a body emerged partially or wholly in a liquid, then it will displace liquid whose weight is equal to the अपथ्रस्ट। खत्म कहानी। जिसका किसके बराबर है? अपथ्रस्ट के बराबर है। ठीक है दोस्तों, लॉस इन वेट आप बुक्स में पढ़ोगे, लॉस इन वेट। अरे सर, अपथ्रस्ट ही तो लॉस इन वेट है, लॉस इन वेट ऐसे करके आप किताब में पढ़ोगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना, तभी मैंने आपको यहां पे ये कहानी बताई थी कि अपथ्रस्ट ही तो लॉस इन वेट है। क्या दोस्तों, मैं इसे लॉस इन वेट नहीं बोलूंगा। मैं 70 न्यूटन का बाहर था, मैं पानी में 65 हो गया, तो कमी कितने की आई, हानि कितने की हुई मेरे वजन में? 5 न्यूटन की। तो वो जो 5 न्यूटन है वही अपथ्रस्ट है। हाँ सर, पर मुझे नहीं दे रखा ना उसने, लिक्विड में तो मेरा वेट ही नहीं दिया, देता तो मैं अपथ्रस्ट यहां से निकाल लेता। तो सर अगर सिर्फ मेरा वेट दे और बोले पानी में जा, तो मैं कैसे अपथ्रस्ट निकालूं? मुझे तो यही नहीं पता कितने कमी आने वाली, क्या आने वाली है। तो भाई अपथ्रस्ट कैसे निकालो? जितना पानी गिरा उसका वजन निकालो, उसका वजन करके देखो तो वही लॉस इन वेट यानी कि अपथ्रस्ट के बराबर है। तो लॉस इन वेट, वजन में जो हानि आई है वही आपका उत्प्लावन बल है। वजन में हानि, ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं अपेरेंट वेट है, ना 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 ना, अपेरेंट वेट तो वो वेट होगा जो पानी के अंदर हो जाएगा। मैं 70 किलो का हूं, मान लो मैं पानी में 65 न्यूटन का हो गया, चलो मैं 70 न्यूटन को पानी में 65 न्यूटन का हो गया, तो मेरा 65 न्यूटन एक्चुअल वेट थोड़ी है, अपेरेंट है, स्पष्ट है। बाहर आऊंगा वापिस 70 का जाऊंगा। ये तो पानी है ना जो मुझे बल लगा रहा है, और मैं 5 की कमी दिखा रहा हूं अपने वजन में। तो लॉस बोलते हैं ना, अब जैसे कोई जिम जाता है, अब जिम जाता है 70-80 किलो का है और बोलता है मैंने ना 12 किलो कम कर दिया, मैं 68 का हो गया, 68 का हो गया, तो 12 किलो लॉस हुआ है ना उसे वेट। ये थोड़ी कि 68 किलो खत्म कर दिया, 68 किलो लॉस कैसे हो सकता है? तो लॉस इन वेट वो होता है जो कमी होती है। तो कमी किसके बराबर होगी? अपथ्रस्ट के बराबर। यानी कि यदि कोई वस्तु पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी तरल में डुबोई जाए या डूबे, तो उसके द्वारा विस्थापित तरल का भार उत्प्लावन बल या वजन में हानि के बराबर है।
दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये दोनों सेम चीजें हैं, बस हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो फॉर्मूला नहीं बनाते वी सिग्मा माइनस रो इनटू जी, क्या है अभी देखो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। वजन में हानि के समान है, वजन में हानि के समान है। मान लो, चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। वेट ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, वेट ऑफ, हाँ, लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब यही हमारे पास बियॉन्ड फोर्स है, विच इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। भाई वजन में हानि किसके बराबर है? विस्थापित तरल के भार के, यही तो उत्प्लावन बल है। और उत्प्लावन बल कैसे निकाला था? वायु में वजन माइनस पानी में वजन घटा दो। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं। मानो ये पानी है, ये में वी वॉल्यूम की हमने बॉल डाल दी, बूम, क्या डाल दी? वी वॉल्यूम की बॉल डाल दी। एक बॉल है, बॉल, इसका वॉल्यूम है वी, एक बॉल है, इसका वॉल्यूम है वी, इसका घनत्व है, डेंसिटी है, सिग्मा, बॉल का ग्रेविटी तो जी ही लग रही होगी। मानो यहां पर ये पानी है, ठीक है, पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व, पानी ले लो, कुछ भी ले लो, पानी या तेल मान लो, कुछ भी एक्स वाई जेड आप ले सकते हैं। इसका रो है, इसका घनत्व रो है। बूम, ये बॉल इसके अंदर डाल दी, पानी भर आया, पानी भर आया, पानी भर आया। इसका वेट निकालें, इसका वेट निकालें। इसका वेट किसके बराबर होगा? इसका वेट किसके बराबर होगा? बियॉन्ड फोर्स के बराबर होगा। पर हम इसको वेट नहीं निकाल रहे, हमें तो बोला है भाई कितना आएगा टर्म्स में बताओ। बियॉन्ड फोर्स मान लो इसका वेट एफ यू है, यही तो इसका वेट निकालोगे एफ यू निकल जाएगा। पर एफ यू कैसे निकालोगे? बोल भाई। अब सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब इस वस्तु को इसके अंदर डुबाया, इसका आयतन कितना है वी, इसका घनत्व कितना है रो। मैं बात करूं वेट की, चलो मैं पहले वेट की बात करता हूं। वेट कैसे निकालते हैं सर? वेट 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 कैसे निकालते हैं? वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, यही होता है ना वेट, मास इंटू ग्रेविटी। भाई सबको पता है वजन जो होता है, वजन वो होता है द्रव्यमान गुणा ग्रेविटी यानी कि जी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, यही तो होता है। वेट कैसे देखते हो? अरे ऐसे तो देखते हैं, एम जी, एम जी। सर समझ में एक चीज नहीं आई कि मास तो लिक्विड का भी है, मास तो वाटर का भी होगा भाई, दोनों का वेट होगा बिल्कुल। तो मास ऑफ बॉल निकाल लेते हैं, बॉल, स्पेयर, स्पेयर, बॉडी, स्पेयर, मास ऑफ स्पेयर, स्पेयर है ना एस, गोला है एस, बॉल है कोई, स्पेयर है एस, कोई बॉडी है। इसका वेट निकालते हैं। वेट के लिए क्या लिखेंगे? मास ऑफ बॉडी इंटू ग्रेविटी। भाई अगर हमें किसका वजन निकालना है? मेरा वजन निकालना है, मेरा वजन वायु में निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मेरा द्रव्यमान गुणा 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 गुरुत्व त्वरण, यही तो करोगे। पर सर मास तो दे नहीं रखा, तो क्या हुआ दोस्तों? दो चीज तो दे रखी है, तो मास कैसे निकलेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बस पंगा ये है, यहाँ डेंसिटी सिग्मा थी, तो मास ऑफ बॉडी आएगी आपके पास सिग्मा इंटू वी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सिंपल सा फंडा है भाई। मास कैसे निकलता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वस्तु का वॉल्यूम वी था, ठीक है, वस्तु का वॉल्यूम वी था। सर इसकी डेंसिटी सिग्मा थी, तो सिग्मा इंटू वी, एमएस, एमएस, एम एस इंटू जी। और सर वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का कैसे निकलेगा? उस स्पेयर का मास क्या है? मास कितना है, द्रव्यमान कितना है? सिग्मा वी, तो यहां आ जाएगा सिग्मा वी इंटू जी। ये है वस्तु का भार। सिंपल सी बात है, मेरा भार निकाल दिया आपने। मैं पानी से बाहर हूं, अभी मैं हूं पानी से बाहर, निकल गया, ठीक है सर। आओ बात करें आगे। ये इसके अंदर डुबा दिया, अब ये स्पेयर उठाया, इस पानी में डुबा दिया, इस पानी ने पानी निकाल दिया। दोस्तों
इसकी जितनी जगह ये घेरेगा उतनी ही जगह ये भी घेरेगा भाई, उतना ही पानी, ये जितनी जगह घेर पाया उतना ही तो पानी इसने बाहर फेंका। मान लो एक, अरे यार कितना गंदा एग्जांपल देना पड़ता है, लेम लेम एग्जांपल देने पड़ते हैं, पर सुनो, मान लो एक रजाई नहीं एक बेड है, ठीक है, होता ना बेड 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 बेड, क्या होगा सभी ना, बेड में शादी में गए हम 3 दोस्त साथ सो रहे हैं, इस बेड में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके हम 3 लोग साथ सो रहे हैं, एडजस्ट करके हम तीनों साथ सो रहे हैं, रिश्तेदारों का घर था, यार एक काम करो इसको भी अपने साथ ही सुलाओ, एक और दोस्त आ गया, अब बोलो दोस्तों वो घुसेगा बीच में, अभी हमने कुछ कुछ जगह ले रखी थी, वो बीच में घुसेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे, थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे ना ऑब्वियसली भाई, थोड़ा थोड़ा तो खिसकेंगे, अगर वो बीच में घुसेगा तो हम थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे, यानी कि जितनी उसकी जगह थी थोड़ी इधर से बनी थोड़ी इधर से बनी, यानी कि जगह तो उसने जो घेरी वो हमने उसी बेड में तो दी, पर हम खिसक गए थोड़े से, सब एडजस्ट हुए, उतना ही तो वॉल्यूम उसने घेरा, उतना ही वॉल्यूम हमने एडजस्ट किया, हमने ज्यादा तो एडजस्ट नहीं किया, जितना उसका शेप है उसने उतनी जगह ले ली उस बेड में, तो हमने उतना ही वॉल्यूम उसको दिया। मान लो अभी 2 ही दोस्त थे, शादी में गए थे, बारात वालों ने यहाँ रुका दिया, 2 सो रहे थे, तीसरा भी आ गया, मैं भी सोऊंगा, तो ये क्या करेंगे, तीसरे को जगह देने के लिए थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, अरे यार तू बहुत मोटा है यार जगह नहीं होगी, अरे ये तो पतला सा ऐसे, तो ऐसी जगह दे देंगे छोटी सी, मतलब उसका जितना स्पेस है उसका उतना वॉल्यूम है उतनी ही जगह हम उसको देंगे। सेम टू सेम दोस्तों, जब ये पानी के अंदर जाएगा तो ये भी तो बोलेगा ना यार मेरी जितनी जगह है मुझे दे दो, बाकी उतना पानी ऊपर, उतना आयतन का पानी नीचे, क्योंकि ये हमने नल का खोला है, पानी भर गया, वॉल्यूम दोनों का समान, हमें नहीं पता कितना है, लेट अस कंसीडर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ गया ml, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ गया ml, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ गया ml, ये लिक्विड डिस्प्लेस वो ml मास आ गया, वॉल्यूम कितना है इसका v, डेंसिटी तो भाई पानी यहां हो डेंसिटी तो v रो ही रहेगी, तो हम ये निकाल सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हम निकाल सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल लेते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, भाई विस्थापित पानी का भार कैसे निकालेंगे, विस्थापित पानी नहीं यार तरल का भार, तो विस्थापित तरल का भार तो बहुत आसान है सर, कैसे, भाई देखो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को हम बोल रहे हैं FU, बियॉन्ड फोर्स निकाल रहे हैं हम, सर कैसे, मास ऑफ सब्सटेंस था, यहां पर आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी, भाई यही तो होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, अब द्रव्यमान क्या था, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ml, सर ml तो हमें नहीं दिया, तो क्या हुआ दोस्तों, ये तो दिया है, रो भी है, v कैसे पता लगेगा, जितना वॉल्यूम इस वस्तु का उतना वॉल्यूम ये लगाओगे, यहां लगाओ, यही तो क्लिक है, यही बात है कि जितना वॉल्यूम इस वस्तु का था उतना, तभी वो एक वॉल्यूम देगा आपको क्वेश्चन में, आपको समझना पड़ेगा जितनी भारी वस्तु, जितनी जगह घेरने वाली वस्तु पानी में डालोगे उतना ही तो पानी गिरने वाला है, सिंपल बात, उतना ही पानी गिरने वाला है, ml आ गया, ml मास है, मास इनटू ग्रेविटी, ml कैसे निकालूं सर, क्या दिक्कत हो गई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास कैसा आएगा, घनत्व गुणा आयतन, अरे वाह सर, यहां पर आ जाएगा रो वी, जैसे यहां था सिग्मा वी जी, यहां आ जाएगा रो वी जी, और ये है अप थ्रस्ट, क्या है अप थ्रस्ट, ये है अप थ्रस्ट। दोस्तों अगर मैं अब आपसे यहां पर ये पूछूं कि ये है, मैं हूं 70 न्यूटन का और पानी में मुझे अपथ्रस्ट लग रहा है 5 न्यूटन का, मैं हूं 70 न्यूटन का और पानी में मुझे उत्प्लावन बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो मेरा वजन कितना हो जाएगा पानी में, 65 किलो, मैं पानी में कितना किलो का, ये न्यूटन का 65 किलो, तो ये मेरा वजन कहां है, वायु में, कैसे निकाला भाई, वायु के कॉन्सेप्ट से निकाला, हवा से, ये मेरा उत्प्लावन बल आ गया, कैसे निकाला, जितना पानी आया उसका वेट निकाल दिया, अब मुझे निकालना है कि ये वस्तु उस पानी में कितनी भारी हो जाएगी, दोनों में क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो, वेट
ऑफ बॉडी इन लिक्विड, या मैं बोलूं अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट वो हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी माइनस अपथ्रस्ट। यही तो होता है, यही तो पढ़ा था भाई। अस्पष्ट भार क्या होगा, अस्पष्ट भार क्या होगा भाई? पानी में भार कैसे देखोगे? मेरा जो हवा में भार है उसमें से उत्प्लावन बल घटा दो। बॉडी का वेट कितना था? v सिग्मा g, सिग्मा वी जी माइनस अब थ्रस्ट कितना आया? रो वी जी। क्या कॉमन ले लू सर? v और g तो बचेगा सिग्मा माइनस रो। लो दोस्तों, इस तरीके से आप पानी में वस्तु का वजन निकाल सकते हो, यानी कि आप निकाल सकते हो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, दैट्स इट। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। सिंपल है, सिंपल। सिग्मा क्या है? उस वस्तु का घनत्व। रो क्या है? उस पानी का घनत्व, तरल का घनत्व। सिग्मा अगर ज्यादा हो गया तो डूब जाएगा, सिग्मा इसके बराबर होगा तो जीरो। वेट कुछ भी नहीं है, जितना मैं यहां हूं उतना पानी में मैं जस्ट सिंक करूंगा। और अगर ये सिग्मा छोटा हो जाए तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैं फ्लोट करने लगूंगा। सिंक जस्ट मतलब हल्का सा सरफेस के नीचे तैरूंगा। तो सारी चीज यहां से। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द फ्लूइड प्रेशर। ये सारी कहानी तब है जब लिक्विड एक कंटेनर में आप रखते हो, हाइड्रोस्टैट्स। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब एक पाइप में हम लिक्विड को फ्लो करवा दे तो क्या होगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।